हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप एडुटैप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस सेशन में, जहां पर हमारे साथ हैं आज शैलेंद्र जैन, जिन्होंने 2015 का एपीएफसी एग्जाम क्लियर किया था। और इस सेशन में हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनकी डेली रूटीन के बारे में एज एन एपीएफसी ऑफिसर। और हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे हमारे आगे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्टडी प्लान हो सकता है फ्यूचर में। शैलेंद्र सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। थैंक यू कुलदीप। एंड सर, हम सभी बच्चों से एक पूछना चाहेंगे कि क्या आपको हमारी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? बच्चों को एक बार थम्स अप कर दो सभी पार्टिसिपेंट्स, इफ यू आर एबल टू हियर अस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। सर, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू स्टार्टेड वर्किंग विद द एपीएफसी जॉब। सो हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द लर्निंग इन द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईपीएफओ? कुलदीप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग हैं जो शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हिंदी में, हम हिंदी में कन्वर्स करते हैं सर। हाँ हाँ, हिंदी में कम्युनिकेशन करने से इन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और थोड़ा खुल के ये लोग भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके ठीक ओके है। सर, श्योर सर। हाँ, तो बेसिकली मुझे कल ही टोटल 6 साल हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने 16 दिसंबर 2016 को मैंने ये ज्वाइन किया था और कल मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, थैंक यू। तो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर पे ज्वाइन किया था 2016 में और उसके बाद में लास्ट ईयर मुझे प्रमोशन मिला और मैं रीजनल कमिश्नर 2 हूँ अभी। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू डिप्टी कमिश्नर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काफी अच्छी जर्नी रही। सीखने को काफी कुछ मिला। इन इन 6 सालों में मैंने 3 जगह काम किया है लगभग। चेन्नई से हमारी ट्रेनिंग हुई, चेन्नई और दिल्ली में हमारी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में मैं कोलकाता पोस्टेड हुआ। कोलकाता में 2 साल के आसपास मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में 3 साल में दिल्ली रहा और उसके बाद में अभी मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ। ओके सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। आप ना यूपीएससी एस्पिरेंट थे, जितना मैं जानता हूं आपको। और आप यूपीएससी का मींस 2015 में आपने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद एपीएफसी का एग्जाम आपने दिया था। सर, कैसा लगता है एपीएफसी ऑफिसर बनने के बाद कि कहीं यूपीएससी को मिस तो नहीं करते आप? देखो, यूपीएससी में आने के टाइम पे हम लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सी सर्विसेज होती है और कौन सी नहीं होती है। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में केवल ये होता है कि हम लोगों को कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है। ये हमारे दिमाग में होता है और एक पब्लिक सर्विस का एक जुनून सा होता है। हाँ ठीक जी है। सर। जब हम वहाँ पे प्रिपरेशन करते रहते हैं तब हमें और भी चीजें पता चलती है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है। आईएएस के बारे में लोग कुछ जानते हैं पहले से भी। तो डिफेंस सर्विसेज होती है, तो ऐसी काफी सर्विसेज होती है। इसी बीच में इंजीनियरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विस और ये एपीएफसी वाली जो सर्विस थी, ये क्योंकि ये एपीएफसी वाली जो एग्जाम है ये रेगुलर नहीं होता है, इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो संयोगवश उस टाइम पे हमें ये पता चला कि इस टाइप की भी कोई सर्विस होती है और उसके बारे में जब रिसर्च किया तो काफी अच्छा लगा। और इसका एग्जाम पैटर्न इतना सिंपल है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जितनी मेहनत लगती है उतना इसमें मेहनत नहीं लगती। और यहाँ पे काफी चांसेस होते हैं कि आपने अगर फोकस्ड होके तैयारी की तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि हर साल एग्जाम नहीं होता है। तो जब जब हम एग्जाम क्लियर करके हम सब लोग यहाँ पे एपीएफसी हम लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद में भी काफी लोगों ने एग्जाम दिया और यूपीएससी में निकले भी। लेकिन जो नहीं निकले उनको भी ऐसा कोई गम नहीं है कि यूपीएससी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं कि एपीएफसी की जो पावर है वो कई दूसरी सर्विसेज में, जो आप आईएएस आईपीएस से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन काफी सर्विसेज ऐसी है उनमें ये पावर नहीं मिलती है, ये प्रेस्टीज नहीं मिलती है, ये जो आपको डिफरेंट काम करने का जो आपका प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, उसमें आप जो है एक लोगों को आरटीआई का रिप्लाई देना है, लोगों को आरटीआई आपको एनफोर्स करना है उस पर्टिकुलर एक्ट को, लेकिन आपका पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं है। यस सर। पीएफ डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिसका पब्लिक से काफी कांटेक्ट हो और बहुत फ्रीक्वेंट कांटेक्ट है, क्योंकि ये केवल केवल एक डायरेक्ट पब्लिक सर्विस है। ग्रेट सर। सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर जॉब प्रोफाइल? मतलब एक एपीएफसी ऑफिसर करता क्या है सर, क्योंकि काफी हाँ बच्चे ये जानना चाहेंगे इस बारे में। हाँ, तो बेसिकली एपीएफसी इन जो हमारे दूसरा एग्जाम भी होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, और काफी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के भी एग्जाम इस बार हुए हैं। तो इन सब लोगों का एक ही काम है। ईपीएफओ का एक एक्ट है, ईपीएफ एमपी एक्ट। उस एक्ट को हम लोग एनफोर्स करते हैं
और उस एक्ट में क्या है कि हमारी 3 तरह की स्कीम्स है जिसमें पीएफ लोगों को मिलता है, पेंशन मिलती है और इंश्योरेंस मिलता है। इन तीनों स्कीम्स को हमें एनफोर्स करना है, इनको कंप्लाई करवाना है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड स्कीम्स एंड एक्ट है। yes, तो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है जो ध्यान देता है कि उसके सारे जो ऑफिसर्स है वो इस एक्ट से कंप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे काम को आप 3 या 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर एक होता है कि एनफोर्समेंट वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट जैसे होटल्स है, फैक्ट्रीज है, स्कूल्स है, ऐसी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज या पीएसयूज भी है, उनके अंदर जो प्राइवेट लोग प्राइवेट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का कुछ पार्ट 24% जो है वो पीएफ ऑफिस में जमा होना है। वो डिपॉजिट होगा, उसके बाद में पीएफ ऑफिस जो है उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद में जो इंटरेस्ट और जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो मेंबर्स को वापस दिया जाता है, वो एनुअली दिया जाता है। और जब आप उनकी पासबुक के अंदर वो जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके आप क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन मेंबर जब भी रिटायर होता है या जब उसको रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बच्चे की शादी है, उसको उसको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो उस टाइम पे उसके लिए पीएफ का क्लेम अप्लाई कर सकता है। तो डिपार्टमेंट का दूसरा काम आ जाता है कि आपको वो क्लेम्स प्रोसेस करने हैं। वो दूसरा काम जो है अकाउंट्स ऑफिसर का रोल होता है और असिस्टेंट कमिश्नर का रोल होता है, बाकी हमारे जो क्लेरिकल स्टाफ है उनका रोल होता है। उसमें वो लोग उनके क्लेम प्रोसेस करते हैं कि कोई गलत क्लेम तो नहीं है, कितना अमाउंट जाना है, उसको इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही अगर कोई रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद में उसको पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन का कैलकुलेशन और उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, उसके अगर ऑर्फन बच्चे हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, ये चीजें देखना होता है। ऐसे ही कोविड टाइम में या नॉर्मल टाइम में भी अगर किसी की डेथ होती है और उस टाइम पे वो वर्कर जो है वो किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में एंगेज होता है तो उसे इंश्योरेंस का भी क्लेम मिलता है। ग्रेट सर। एक बात और पूछना चाहूंगा कि क्या ये फील्ड जॉब है या ऑफिस जॉब है या मिक्स है दोनों का? असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबव जो है उसको आप मोर और लेस ऑफिस जॉब बोल सकते हैं। इसमें फील्ड जॉब की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपके एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं वो मोस्टली फील्ड में रहते हैं और वो फील्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं, फील्ड से रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं कंपनीज में। उसके बाद में जरूरत होती है तो हम असिस्टेंट कमिश्नर को भी उस टीम में डालते हैं जहाँ पे वहां पे उनको जाने की जरूरत हो। और अगर जैसे कुछ बड़ी कंपनीज है, कुछ टिपिकल इश्यूज है, तो वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर भी उन इंस्पेक्टर्स के साथ में हेड करके जाते हैं। ग्रेट, स्क्वाड होती है वो। ग्रेट और सर। आप इसको फील्ड जॉब और ऑफिस जॉब इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको फील्ड का ही काम कर रहे हैं। तो हमारे बेसिकली डिफरेंट ऑफिसेज है, जैसे कि दिल्ली में हेड ऑफिस है, उसके बाद में सभी जोन्स में, जैसे राजस्थान एक जोन है, दिल्ली एक जोन है, ऐसे जोनल ऑफिसेज है हर स्टेट के अंदर। तो वो जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस को आप ऑफिस जॉब मान सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी ऑफिसेज है उनको फील्ड ऑफिसेज बोला जाता है और वो फील्ड ऑफिस वाले एक तरह से फील्ड का ही काम करते हैं। ग्रेट, ग्रेट सर। बच्चों के ना कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एपीएफसी? पोस्ट नहीं है क्योंकि ईपीएफओ जो है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर इसमें आता है ये। तो लेकिन ये मिनिस्ट्रियल जॉब नहीं कहा जाता क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर जो पोस्टेड होते हैं वही मिनिस्ट्रियल जॉब होती है। ओके, तो इसका कुछ बेनिफिट है, कुछ फायदा है इसका फिर? इसके दोनों दोनों सॉरी। चीज है, एक मिनिस्ट्री की जॉब और जो ऑर्गेनाइज सर्विस की जॉब है, जैसे आईएएस आईपीएस या आईआरएस, इस टाइप की जो जॉब है वो काफी टाइम से ऑर्गेनाइज्ड है। तो उनके अपने टाइमली प्रमोशन और डेपुटेशन वगैरह की काफी चीजें जो है वो स्मूथ होती है। ठीक है, और उनके कुछ अपने अलाउंसेस वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफओ है वो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के थ्रू बनी है, ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं बोली जाती है। तो इसको काफी जैसे 70 साल से भी इसको ज्यादा हो गए ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन फिर भी इसको अभी तक ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं बोला जाता है और मिनिस्ट्रियल जॉब भी नहीं है ये। इसके अंदर काफी फ्रीडम है अपने हिसाब से। इसमें हर ऑफिस को अपने बजट की फ्रीडम होती है, अपनी बिल्डिंग को कैसे मेंटेन करना है वो सब फ्रीडम होता है। वो आपको मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे नहीं मिल पाती क्योंकि मिनिस्ट्री में आप एक हायरार्की के पार्ट होते हो, लेकिन वहां पे सारे डिसीजन टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। राइट तो सर। आपको कई चीजें स्मूथ नहीं मिलेगी, पर उसका फायदा और नुकसान दोनों है कि आप अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके
चीजों को सेट कर सकते हैं। राइट सर, अगर मैं समराइज करूँ तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट में फायदा ये है कि ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन नुकसान ये है कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है और हाँ डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी कम होती है। जी। लेकिन एपीएफसी ईपीएफओ में है, भले ही स्टैट्यूटरी बॉडी है 1951 में एक एक्ट के थ्रू बनी, लेकिन ऑर्गेनाइज थोड़ी कम है, बट पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है और थोड़ा सा। ये इम्प्रूव होती रहती है हमेशा, आप जो है इसमें इम्प्रूव करने के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ग्रेट सर, एक बात और है ना, एक ना बहुत र्यूमर रहता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, एपीएफसी के रिगार्डिंग, जो हमें भी सुनने को आया कि दिस इज द असिस्टेंट कमिश्नर विदाउट पावर। क्या ये सही है सर, ये र्यूमर? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसमें काफी वैरायटी है। आपके पास वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या वर्क है। जैसे सभी सभी तरह की प्रोफाइल के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ पावर्स है। जैसे कि आप अगर एपीएफसी अकाउंट्स का रोल आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको सारे क्लेम्स प्रोसेस करने हैं, आपको पेंशन क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह प्रोसेस करने हैं। तो उसमें आप जो है गरीब आदमी को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको ये क्लेम्स मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए आप हेल्पफुल हो। आप कंपनीज को जो है इसमें आप एनफोर्स कर सकते हो कि वो टाइमली उन्होंने सबमिट किया कि नहीं किया। ऐसे ही जो एपीएफसी कंप्लायंस होता है, वो कंप्लायंस का रोल जब करता है, तब वो एनफोर्समेंट देखता है। वो इंस्पेक्टर्स को भेज के वो सारे इंस्पेक्शन करता है, सर्वे करता है, उनकी रिपोर्ट्स निकलती है। उसके बाद में आप एक क्वासी जुडिशियल जज की तरह काम करते हैं जब आप कंपनीज पे पेनल्टी लगाते हैं। तो इस काफी डिपार्ट इसका डायरेक्ट पावर ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी भी कंपनी को या किसी भी मेंबर को आप अरेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप का पावर नहीं है, लेकिन आपको एक्ट ने इतनी पावर दी है कि आप किसी भी कंपनी को सीज कर सकते हैं। आप उसके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स या उसके जो प्रोपराइटर्स है, उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। आप कंपनी को खुद रन कर सकते हैं। उस कंपनी के बैंक अकाउंट को आप सीज कर सकते हैं। अगर बैंक मैनेजर उसमें कुछ प्रॉब्लम करता है, तो आप बैंक मैनेजर की सैलरी को सीज कर सकते हैं। तो इस टाइप की काफी पावर्स है। तो समय समय पे डिपार्टमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े ग्रुप्स को भी ये सब किया है, सीज भी किया है। तो आप कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको आप नीलाम कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके पास काफी पावर्स है। ग्रेट, मतलब हम ये कहेंगे कि मिथ ही है, रूमर ही सही है, ये फैक्ट नहीं है एक तरह से, राइट सर? हाँ, आम आम आदमी को, जो जो वर्किंग क्लास होता है, उसी पता होता है कि पीएफ ऑफिस में उसका काम पड़ता है और उसका क्या काम है। लेकिन जो आम आदमी है, जो दुकान चलाता है, उसे ये नहीं पता होता है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। ग्रेट सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो बच्चों को काफी इंटरेस्ट भी होती है, जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कि सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस कैसे है एक एपीएफसी ऑफिसर के सर? आप उस पर थोड़ी लाइट डालना चाहेंगे सर? तो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर का जो रिक्रूटमेंट होता है, वो 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक, उसके अंदर 5400 ग्रेड पे के अंदर आपको बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो लगभग आप 56,000 56,000। 56,000 पे आपका बेसिक होता है। उसके बाद में फिर बेसिक के बाद में आपका एचआरए होता है। एचआरए सिटी वाइज वेरी करता है कि आप जैसे आप ए सिटी, क्लास ए सिटी में है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, इनमें है, तो आपको 24% जो है वो एचआरए मिलता है। उसके बाद में ग्रुप बी जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर वगैरह है, उसके अंदर आपको 18% मिलता है, 16% मिलता है। और उसके बाद में आपको 8% मिलता है अगर आप छोटी सिटी के अंदर है तो इस टाइप से ये एचआरए का होता है। इसी तरह से इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, फिर आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इसमें एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक अलग से बेनिफिट है कि आपको एफएमए मिलता है। उसको बोलते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस। वो 2000 रुपीज और 2500 रुपीज इस टाइप से कुछ मिलता है। तो वो फिक्स होता है और कई डिपार्टमेंट में ये नहीं होता है। इवन मिनिस्ट्रियल जॉब में भी ये नहीं होता है। तो यहाँ पे सीजीएचएस फैसिलिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाली फैसिलिटीज है, लेकिन वो कुछ कुछ सिटीज में है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर जैसे मान लो जिस सिटी के अंदर सपोज करो सीजीएचएस स्कीम नहीं है, वहां पर आप जहां पे भी ट्रीटमेंट कराते हैं, वो सीजीएचएस रेट पे आप आपको गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिस की तरफ से रिम्बर्स होता है। उसके अलावा आपका फिक्स मेडिकल अलाउंसेस जो है वो तो है ही, मंथली आपको वो मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आपको सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होता है, आपका एनपीएस डिडक्ट होता है। एनपीएस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, तो एनपीएस 10% आपका जो है वो सैलरी का पार्ट से डिडक्ट होता है और 14% जो है वो गवर्नमेंट देती है। राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर
clearly elaborating on the salary and allowances part. कुछ Sir, छोटे भी है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह होता है इसमें, उसके जीआईएस के कुछ रुपीस डिडक्ट होते हैं लेकिन उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें भी है। सर जैसे कुछ जॉब्स में ना कुछ और भी अलाउंस होते हैं, जैसे जिम फैसिलिटी होती है ना, एलटीसी टाइप का होता है, तो क्या वो यहाँ पर भी है? एलटीसी है। एलटीसी इसमें गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। एलटीसी, और अगर आप जैसे कहीं पे भी जाते हैं तो आपको टीएडीए वगैरह मिलता है। आपको ट्रेनिंग में अगर आप जाते हो तो आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो सब चीज है। जिम अलाउंसेस वगैरह जो है वो इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जिम या फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलता है। ओके सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि जब हम सिलेक्ट होते हैं एज एन एपीएफसी ऑफिसर, तो क्या हमें होम पोस्टिंग मिलती है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये पोस्टिंग जो है रेंडमली सिलेक्टेड, रेंडमली चूज की जाती है। तो इसमें किसी को होम पोस्टिंग भी मिल जाती है और किसी को बाहर भी मिल जाती है। तो हमेशा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसका हर 3 साल में ट्रांसफर होता है। तो वो जहाँ अप्लाई करेगा उसकी उसकी चॉइसेस के हिसाब से, और वहाँ पे जो ऑफिसेज है उसके अंदर क्या अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से ट्रांसफर किया जाता है। मतलब सर ये ट्रांसफर एक ट्रांसपेरेंट मैनर में बिल्कुल एकदम जो होता है रेगुलर 3 साल के बाद? हाँ, एक्चुअली पहले पहले हम लोग अप्लाई करते थे, और उसकी यहाँ पे ऑनलाइन में पहले 3 चॉइसेस मांगी जाती थी, आजकल 5 चॉइसेस मांगी जा रही है। उसके बाद में सिस्टम बेस्ड तरीके से ये लोग ट्रांसफर करते हैं। और सर कोई चांस है कि हमें होम पोस्टिंग मिलती रहे या जोन हमारा जो फेवरेबल है वो मिलता रहे हमें? हाँ, एक्चुअली होम पोस्टिंग जैसा कोई रूल नहीं है इस डिपार्टमेंट में कि आपको नहीं मिलेगी। आपको किसी भी जोन के अंदर 9 साल से ज्यादा आपको पोस्टिंग नहीं रहेगी लगातार। और उसके बाद में 9 साल के बाद में आपको बाहर अपने जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो जैसे मेरी पोस्टिंग सबसे पहले कोलकाता हुई। मेरा होम स्टेट राजस्थान है। मैं कोलकाता था, फिर उसके बाद में दिल्ली आया, उसके बाद में अभी मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ। तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के सबसे नियरेस्ट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगी। आप 9 साल तक ही राजस्थान जोन में रह सकते हो, उसके बाद में फिर आपको दोबारा किसी और जोन में जाना ही पड़ेगा। सर अगर कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे मेडिकल ग्राउंड है या फिर कोई और फैमिली इशू है, तो उस केस में थोड़ा बेनिफिट मिलता है? आपको आपकी मेडिकल ग्राउंड और स्पाउस ग्राउंड पे आपको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा आप पूरी पोस्टिंग पूरी लाइफ के दौरान आपको वो बेनिफिट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ग्रेट। सर एक और बात पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर दी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एपीएफसी ऑफिसर? प्रमोशन तो बेसिकली हमारी जो हायरार्की होती है ये होती है कि असिस्टेंट कमिश्नर आप रिक्रूट होते हैं, उसके बाद में फिर रीजनल कमिश्नर 2 बोलते हैं, रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 आरपीएफसी 2 बोलते हैं। उसके बाद में वो इक्विवेलेंट होती है डिप्यूटी कमिश्नर के। उसके बाद में जब आप रीजनल पीएफ कमिश्नर बनते हैं, ये लगभग हर 5 साल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें फिक्स 4 साल 5 साल इस टाइप से होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो जैसे 5 साल में आप रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 बन जाते हैं, उसके बाद में फिर 4 या 5 साल में आप रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 बन जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर का नंबर आता है। पहले इस टाइम पे पहले कुछ सालों पहले ये एसीसी 1 एसीसी 2 भी होती थी, लेकिन आजकल एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर ही होते हैं। उसके बाद में आपको एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बोला जाता है, और उसके बाद में सेंट्रल पीएफ कमिश्नर होते हैं। लेकिन सेंट्रल पीएफ कमिश्नर अभी तक 1 या 2 केसेस को छोड़ के ज्यादातर जो है वो आईएएस होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक और बात पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर दी कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एट ईपीएफओ और पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बच्चे ना किसी जब जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन ही रहती है कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद हमें कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, अपनी पर्सनल भी और कैरियर की भी। तो एपीएफसी ऑफिसर के केस में ये किस तरह का सिनेरियो है? तो पहले अपन कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं। तो कैरियर ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली आपने हायरार्की देख ली। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के बाद में आप रीजनल कमिश्नर 2 बनते हैं, रीजनल कमिश्नर 1 बनते हैं। उसके बाद में एसीसी हम बोलते हैं। उसके बाद में एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर हेडक्वार्टर्स होता है। और अगर आपकी सर्विस फिर भी बची रहती है और आपके चांसेस होते हैं तो आप सेंट्रल पीएफ कमिश्नर भी बन सकते हैं। ये नॉर्मल कैरियर प्रोग्रेशन है इसमें। इसके अलावा आपके पास काफी सारे डेपुटेशंस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे कई ऑफिसर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, और भी दूसरे डिपार्टमेंट जो है सीएजी है, ऑडिट है, इन सब में डेपुटेशन पे गए हुए हैं। और कुछ कुछ जैसे मिनिस्टर्स, कुछ स्टेट्स के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर्स, इनके ओएसडी और पीएस भी रहे हुए हैं। तो आपके पास डेपुटेशन के लिए ऑप्शन होते हैं। और जब जब भी जो भी ऑप्शंस डेपुटेशन के
बाकी डिपार्टमेंट या बाकी मिनिस्ट्रियल जॉब्स के पास होते हैं वो हमारे पास भी होते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अनऑर्गेनाइज है, लेकिन इसको सारे गवर्नमेंट्स के जो भी ऑप्शंस है वो सारे इसके पास होते हैं। तो हम डेपुटेशन पे जा सकते हैं, हम फॉरेन स्टडीज पे जा सकते हैं, और मिड टर्म स्टडी अगर किसी को करनी है, जैसे एमबीए करना हो या एमएस करना हो, वो उसके लिए भी गवर्नमेंट परमिशन, डिपार्टमेंट परमिशन देता है, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। तो वो कंडीशंस अगर आपने क्वालिफाई किए तो आपको वो मिलेगा। कई बार ये जो एजुकेशन होती है ये पेड भी होती है, और कई बार खुद से भी सेल्फ फंडिंग भी होती है। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू पर्सनल फॉर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए देखा जाए तो इसमें मिड टर्म ट्रेनिंग्स चलती रहती है। जैसे अभी इस टाइम पे काफी ट्रेनिंग्स चल रही, क्योंकि कोविड टाइम में ट्रेनिंग्स रुकी हुई थी, तो आप ट्रेनिंग्स के अंदर काफी चीजें सीख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग्स मोस्टली स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आपको कस्टमर केयर कैसे अच्छा आप कर सकते हैं, स्ट्रेटजी, इन सब चीजों पे होती है। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ वहां पे होती है। ग्रेट ग्रेट सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि कई बार ना बच्चे इसको कंपेयर करते हैं डिफरेंट जॉब प्रोफाइल से, क्योंकि एक बच्चा काफी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, एक एस्पिरेंट, जैसे आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया, फिर कोई और एग्जाम आ गया तो उसका एग्जाम दिया, तो हम इसे यूपीएससी की जो आईआरएस पोस्ट है उसे किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एपीएफसी ऑफिसर को? देखो, किसी भी जॉब को कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, सपोज करो हमें हमें चांस मिल रहा है कि हमें आईआरएस में जाना है या एपीएफसी में जाना है, तब तब हम सोचते हैं उस टाइम पे कंपैरिजन की। उसके अलावा हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। राइट, अगर हमें जो मिल रहा है वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन की तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आईआरएस जो है वो इनकम टैक्स और जो जो भी कस्टम्स या जीएसटी से रिलेटेड एक्ट्स है वो इनको एनफोर्स करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट को एनफोर्स करता है। तो दोनों का काम एनफोर्समेंट का है, दोनों का काम कंप्लाइंसेस का है। तो उसमें आप, वो भी ऑल इंडिया सर्विस है, बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस मतलब सेंट्रल सर्विस है, वहां पे भी ऑल इंडिया लेवल पे आपके ट्रांसफर्स होते हैं, वहां पे भी जोन्स डिवाइडेड होते हैं, यहाँ पे भी जोन्स डिवाइडेड है, यहाँ पे भी ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं। उसके बाद में ये भी पब्लिक से रिलेटेड सर्विस है, वो भी पब्लिक से रिलेटेड है, लेकिन वो कम पब्लिक से रिलेटेड है। जब इनकम टैक्स और इसमें जाते हैं वो आप, तो आप पब्लिक सर्विस आप नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली गवर्नमेंट के लिए फंड्स कलेक्ट करने का काम कर रहे हो। आप गवर्नमेंट के लिए जो इनकम टैक्स और जीएसटी है वो आप कलेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे इसमें जो है सर्विस वाली फीलिंग्स आपकी एडेड होती है। आप ग्रेट, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जब आप जाते हो कलेक्शन करने के लिए, या आप जब वहां पे एनफोर्समेंट कराते हो, तो आपके दिमाग में या आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप वहां पे देखते हो कि हम जो है यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, हम उनका जो पैसा है उनको पहुंचाना है, इसीलिए हम उसको कलेक्ट करते हैं, ताकि हम विथ इंटरेस्ट जब ये लोग रिटायर होंगे, जब इन लोगों को जरूरत होगी तब हम दे पाएंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी को इन्फोर्स करते हैं हम। हमारा काम गवर्नमेंट के बजट को बढ़ाना या बजट के लिए कलेक्शन करना नहीं है, हमारा काम है कि हम सोशल सिक्योरिटी दे पाए। तो आप एक सेटिस्फेक्शन ले सकते हो कि हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। ग्रेट, तो थैंक यू सर। आप गरीब लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो वहां पे आपकी सर्विस की भावनाएं भी जुड़ती है। ग्रेट ग्रेट सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि जनरली जब बच्चा एक जॉब के बारे में सोचता है ना, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। हम्म। तो कितनी सेटिस्फेक्शन है जॉब की एज एन एपीएफसी ऑफिसर, आप इस पे लाइट डालें प्लीज। अगर आप पब्लिक सर्विस की फीलिंग्स देखना चाहें, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी है। आप पब्लिक के बीच में जाइए, वहाँ पे लोक अदालत लगाइए, निधि आपके निकट लगाइए, इस टाइप के प्रोग्राम है जिसमें आपको पब्लिक से जुड़ने को मौका मिल रहा है। और पब्लिक पीएफ डिपार्टमेंट में इतना स्कोप है, क्योंकि पब्लिक जो है वो काफी त्रस्त रही हुई है, क्योंकि हमारे पास 5 करोड़ से ज्यादा मेंबर रहे हैं। हम सब लोगों को इतनी अच्छी सर्विस कैटर नहीं कर पाए अभी तक। तो हम धीरे धीरे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम सर्विस दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो आप जितना पब्लिक के बीच में जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, तो आपको ये जॉब सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर के नाम के आगे कमिश्नर है, तो आपको हमेशा सोसाइटी में प्रेस्टीज और रेस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि हम चाहे कितना भी सर्विस ओरिएंटेड हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस और कमिश्नर वर्ड का जो एक चार्म है पब्लिक के बीच में, तो उससे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी ही। राइट सर, ये एक सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। राइट सर। और इसमें काफी अच्छी सैलरीज है, आपके अलाउंसेस है,
और आपका पब्लिक से भी इंटरेक्शन है, प्लस में आपका कंपनीज से भी इंटरेक्शन है। तो जब आप कंपनीज को भी अच्छे से केटर करते हैं, उनकी सर्विसेज को अच्छे करते हैं, उनको आप हेल्प करते हैं, तो वो लोग भी आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट और पूरा इज्जत देते हैं। राइट सर, जब भी हम जॉब की बात करते हैं ना, हम कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन कब आएगी, जब पैसा है, प्रेस्टीज है, पावर है, सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीजें एपीएफसी ऑफिसर में हमें देखने को मिलती हैं, तो दैट्स व्हाई आई थिंक काफी सेटिस्फाइड जॉब है ये। हाँ, मतलब अगर आप अपना जॉब अच्छे से कर रहे हैं तो आपके पास आपका आपको सेटिस्फेक्शन वैसे मिलेगा, और सैलरी वगैरह काफी अच्छी है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट के अंदर आप जब अपने घर के आसपास पोस्टेड है, तब वैसे ही आपका खर्चा नहीं है ज्यादा। और आपको ज्यादातर जगह पे आपको जो है गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे, ज्यादातर जगह पे आपको गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस है। तो और इसके अलावा आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की गेस्ट हाउसेज वगैरह यूज करना चाहेंगे, तो भी वो सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। राइट सर। सर अब हम बात करते हैं थोड़ी प्रिपरेशन बैकग्राउंड की, है ना, कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी से एग्जामिनेशन की। तो सर जब आपके टाइम पे एग्जामिनेशन आया तो आपने किस तरीके से प्लान किया खुद को कि मुझे इस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है? एक्चुअली मैं पिछले वाले इंटरव्यू में बताया था कि ये एग्जाम जो है मेरे लिए सडनली एक्सपोज हुआ। मेरे एक दोस्त को मैंने कचौरी खिलाई थी, तो वो मुझे 25 रुपए देना चाहता था जबरदस्ती, और उस टाइम पे मैंने लेने से मना कर दिया, तो उसने मेरा फॉर्म भर दिया था एपीएफसी वाला। तो वो तो एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन मैंने एग्जाम दिया। लेकिन ठीक है, मैं उस टाइम पे काफी डेडिकेटेड था यूपीएससी के लिए। मैंने फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया, मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए। तो मैं काफी डेडिकेटेड तरीके से कर रहा था। तो मैंने जब ये देखा कि जब मैंने फॉर्म भर ही दिया है, तो अब मैं पूरे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। और उस टाइम पे चूंकि काफी लोगों को पता भी नहीं था एग्जाम के बारे में, इसके बारे में कोई कई नोट्स अवेलेबल नहीं थी, इसके बारे में कोई कोचिंग, कोई गाइड करने वाली नहीं थी। तो मैंने खुद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने विकिपीडिया और इंटरनेट चारों तरफ से मैंने लेबर लॉज के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पढ़ा। उसके अलावा अकाउंटेंसी, मुझे मेरा कोई दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि मैंने आईआईटी से बीटेक किया है। लेकिन मैंने अकाउंटेंसी की बेसिक्स जो है वो 11वीं 12वीं की बुक से पढ़ा। कुछ जो सीए मेरे साथ में दोस्त थे, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने उनसे उनसे थोड़ी गाइडेंस ली। तो मैंने किसी भी एरिया को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जो बाकी लोग हैं वो केवल जो यूपीएससी के अंदर जो नॉर्मल करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, उन्हीं उन्हीं को लेके जाएंगे। लेकिन अगर कहीं एडवांटेज लेना है, कहीं एज लेनी है, तो ये वाले टॉपिक्स जरूर कवर होने चाहिए। तो मैंने मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। मुझे अपनी मैथ्स और जो एप्टीट्यूड था उस वाले पे, इंग्लिश पे मुझे कॉन्फिडेंस था। तो वहां पे मेरा अच्छा स्कोर हुआ। और उस टाइम पे 120 क्वेश्चंस शायद थे एग्जाम में। हाँ जी सर। तो मैंने मोस्टली सारे ही अटेम्प्ट किए थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस जो है अकाउंटेंसी के, या जो बिल्कुल ही मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, वो मैंने छोड़े थे। तो मेरा प्रीलिम्स में काफी अच्छा स्कोर रहा, तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स भी मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। शैलेंद्र सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा ना, यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हम्म, क्या वो अप्रोच सही है? मतलब जैसे अभी हमें पता है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, और हम्म। ये एग्जामिनेशन में इस बार कंपटीशन और ज्यादा देखने को मिलेगा लास्ट टाइम से। तो हाँ, क्योंकि क्योंकि इस एग्जाम को 2015 के बाद में अभी अभी तक एक बार भी नहीं आया है। तो काफी जो लोग हैं वो उस टाइम पे भी जिन्होंने मिस कर दिया था, वो अभी तक वेट कर रहे हैं। और चूंकि अभी रिसेंटली एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम कंक्लूडेड हुआ, जिसके अंदर इंटरव्यू होकर फाइनल सिलेक्शन भी लोगों का हुआ। उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों ने भी काफी तैयारी की थी। तो वो सिलेबस जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला और असिस्टेंट चीफ कमिश्नर वाला, वो लगभग लगभग सेम है। हाँ जी सर। तो वो उन लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी की हुई है। तो वो लोग, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है स्टार्ट अभी तक, उन लोगों से तो वो ऑलरेडी आगे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन हमारी रहनी चाहिए। जब भी एग्जाम आएगा तब उसके उस टाइम पे हमारा केवल रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है अपने आप को पहले से आगे रख पाए, जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है। तो अभी से मुझे मुझे ये लगता है कि करंट अफेयर्स और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आप लोगों को रेगुलर पढ़ने चाहिए, तो वो तो हमेशा प्रिपेयर रहने चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम का बेसिक होता है, वो किसी भी एग्जाम में आता है। इसके अलावा लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस इस एग्जाम का जो है एक्स्ट्रा एक सिलेबस है, जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। लगभग मेरे टाइम पे मैंने देखा था कि 10 से 12 क्वेश्चंस जो है वो लेबर लॉज से आए थे। तो वो प्रिपरेशन अभी से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ईपीएफ एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये सब जो है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट सपोज,
है, मिनिमम वेजेस देखते हैं, ये इस टाइप की चीजें हैं, इनसे यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट सर। तो इसलिए ये चीजें प्रिपेयर करने से आपको फायदा ही होगा। सर आपके टाइम पे एग्जाम का लेवल कैसा था, मतलब अगर हम कंपेयर करें यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल से एपीएफसी को, तो कैसा लेवल था, मॉडरेट, टफ, इजी? हाँ, मतलब यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है प्रीलिम्स, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है। लेकिन चूंकि इसमें सिलेबस यूपीएससी से भी एक्स्ट्रा है, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज है, और उसके बाद में अकाउंटेंसी है। तो ये चीजें होने की वजह से लोग जो है ऐसे क्वेश्चन जब छोड़ देते हैं, लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस जो मुझे 120 में से लगभग 20-25 क्वेश्चंस तो इस टाइप के होते हैं जो आपके रेगुलर करंट अफेयर्स और बेसिक सिलेबस से, जीएस से एक्स्ट्रा होता है। हाँ जी सर। तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ने, जो जो लोग छोड़ देते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए एग्जाम टफ हो जाता है। राइट। और अगर आपकी प्रिपरेशन इसमें अच्छी है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सर एक ना यूपीएससी वाले बच्चे को जनरली ऐसा लगता है इस एग्जाम को देख के कि यार मेरा 95 क्वेश्चन का तो पोर्शन यूपीएससी वाली प्रिपरेशन से ही कवर हो जाएगा, हम्म। तो क्यों ना मैं उसी पे अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलूं, एक्स्ट्रा टाइम ना दूं 25 क्वेश्चंस के लिए, और 95 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लूं ताकि उसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके सिलेक्ट हो जाऊं। क्या ये अप्रोच सही है सर? नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उस एग्जाम के अंदर क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पे, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वही आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, और वही आपको अगर जॉब मिल गई तो आपको वही काम करना है। तो आप जो 25 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो तो आपने बिल्कुल ही अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। जरूरी नहीं कि 95 क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं वो आपके हमेशा पूरे करेक्ट होंगे। तो इसलिए कभी भी उस चीज पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इवन यूपीएससी में भी जितना हम लोग पढ़ के जाते हैं, सारी बुक्स वगैरह सब कुछ पढ़ के जाते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो है वो 50% ही होता है, राइट 100 सर। नंबर के आसपास ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर का लेवल ऐसा होता है कि आप हर हर क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके, या आपका देखा हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये ईपीएफओ में भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने जितना कॉन्फिडेंस से अपना प्रिपरेशन किया है, लेकिन उसमें से आप सपोज 95 क्वेश्चंस भी अगर आपके कोर एरिया से आ गए, तो भी आप 60 से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाओ। वहां पे फिर एज आ जाता है, और एक एक मार्क्स जरूरी है, राइट क्योंकि सर। एक एक मार्क्स पे हजारों कैंडिडेट होते हैं, तो सीट्स कम होती है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। राइट सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे आपसे कि आपने ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली थी, यू हम्म। आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द यूपीएससी सिलेबस, और हम्म। जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो आपने किस तरीके से आईआर, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी और सोशल सिक्योरिटी को प्लान किया, क्योंकि काफी लिमिटेड टाइम होगा आपके पास ना इनको हाँ। प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, तो बेसिकली जब मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स और हमारा जीएस वाला पोर्शन काफी अच्छे से किया हुआ था, वो मैं किसी भी एग्जाम में यूज कर सकता था। तो फिर मैंने फोकस किया कि मैं ये नोटिफिकेशन से एग्जाम पीरियड तक इन्हीं चीजों को रिपीट करूं बार बार। मैंने मैंने लेबर लॉज के नोट्स बनाए, जो कि मैंने अपने विकिपीडिया से, गूगल से, जहां से भी मुझे मिल सकता था मटेरियल, उस टाइम पे मैंने वो सर्च करके बनाया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी की बेसिक एनसीईआरटीज, ये सब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और बीच बीच में मैंने एक बार जब ये नोट्स बना लिए तो मैं इनको रिवाइज करता गया। उस टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं नॉर्मल टेस्ट सीरीज जो थी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत सारी कोचिंग्स और बुक्स में मिलती है, वो मैं करता रहा। तो मेरा करंट अफेयर्स और जीएस वहां से प्रिपेयर होता गया, और बाकी का जो पोर्शन था वो मैंने अपने नोट्स से बार बार रिवीजन करता रहा। राइट सर। सर मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी वाले बच्चों को बहुत एडवांटेज है एपीएससी एग्जामिनेशन में, मतलब हम्म। ये फीलिंग सी बन जाती है सिलेबस देखने के बाद भी और पुराने पेपर देखने के बाद भी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चा यूपीएससी बैकग्राउंड का नहीं है, या तो बिगिनर है मान लो, या फिर वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आरबीआई नाबार्ड की तैयारी कर रहा है, तो क्या उन बच्चों के लिए भी स्कोप है, या फिर उनकी किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाँ, काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे बैच में कई सारे असिस्टेंट कमिश्नर इस टाइप से आए थे, जिन लोगों ने कभी यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं दिया था, पर हाँ, उन्होंने कभी और एग्जाम भी नहीं दिए थे। इस टाइप के भी ऑप्शंस थे। कई बार ये एग्जाम प्रीलिम्स, क्योंकि यूपीएससी का जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगते हो तो आपको होलिस्टिक होना पड़ता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने चाहिए, और आपको सब्जेक्टिव के लिए भी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको राइट सर। डिस्कशन, आपको सब होना चाहिए। तो आपका उसमें भी काफी टाइम जाता है, और आपकी थिंकिंग भी उस टाइप से हो जाती है। तो वहां पे एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। यहाँ पे केवल आपको जो है फास्ट फास्ट आप जो है सिलेबस को इस टाइप से पढ़ सकते हैं कि आप केवल काम काम की चीज को पढ़ो, आप फैक्ट्स को पढ़ो। आपको ज्यादा डीप एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं कि चीजें अच्छी है या बुरी है, किस टाइप से होनी चाहिए। आपको केवल ये पढ़ना है कि चीजें क्या है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव
ही असेसमेंट होना है, आपका सब्जेक्टिव असेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो केवल आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जैसे कुछ कुछ बुक्स और कुछ नोट्स इस टाइप के होते हैं जो केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। राइट सर। चंदन सर, जैन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बिगनर है तो उसे आइडियली कितना टाइम देना पड़ेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एक बच्चा बिल्कुल जैसे अगर स्टार्ट कर रहा है तो? मेरे हिसाब से जैसे यूपीएससी वाले लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो 1 साल के लिए बोलते हैं कि 1 साल उनको बेसिक चाहिए, चाहे वो कोचिंग करें या खुद से सेल्फ स्टडी करें, उनको 1 साल उस सिस्टम से निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही एपीएफसी के एग्जाम के लिए इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से एक 6 महीने का टाइम जो है, अगर आप फुल स्टडी वाले मोड में हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब के साथ में कर रहे हो और 2-3 घंटे ही आप रोज के निकाल पा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको कम से कम एक साल पूरा चाहिए, तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स और जीएस के अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है। राइट सर, थैंक यू सर। सर एक बात और पूछूंगा कि जब हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, हम कुछ एरियाज को प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि यार ये हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, ये हमारे एवरेज एरिया हैं। तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए अगर हम एपीएफसी का पेपर देखें तो किस तरह के स्ट्रॉन्ग एरिया और एवरेज एरियाज को देखने को मिलेंगे? इसमें इसमें 3 पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे आपका एक जीएस और करंट अफेयर्स वाला एक पोर्शन है। इसके अलावा ये डिफरेंट जो इसमें एडिशन हुआ है सिलेबस का, लेबर लॉज, इंडस्ट्री लॉज, ये सब एक जो है, ये किसी को सेट सिलेबस या नोट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ राइट पे आप अपना एक्स्ट्रा, जब भी प्रिपरेशन आपको जहां से भी मिल रही है, मौका मिले तो आपको वो करके उसमें एक आप एक्सपर्टाइज ला सकते हैं। और तीसरा एरिया होता है जिसमें इंग्लिश और आपका वर्बल रीजनिंग और आपका मैथ, होता जनरल है। मेंटल एबिलिटी। तो, हाँ, तो जैसे मैं आईआईटी बैकग्राउंड से था, मेरा मैथ्स अच्छा स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे इस चीज में कभी प्रिपरेशन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सीसेट का एग्जाम होता है यूपीएससी में भी, उसमें मेरे हमेशा 150 प्लस मार्क्स आते थे। तो वो मैं मुझे एक दिन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए ये एडवांटेज रहता था कि उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अगर आपका वो प्रिपरेशन है, जैसे आप बैंकिंग या एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दूसरे एग्जाम नाबार्ड वगैरह में भी इस टाइप के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, तो अगर आपका वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आपको केवल 2 एरियाज में कमांड करनी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर लेबर लॉज से रिलेटेड जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप अगर उसको कमांड कर लेंगे तो आपके लिए वो, क्योंकि बाकी 2 एरियाज जो है वो कॉमन है सब पब्लिक के लिए, तो अगर वो कमांड कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। राइट सर, एक बात और पूछूंगा कि पीवाईक्यूज देखने कितने इंपॉर्टेंट है जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो? पीवाईक्यूज जैसे मीन 2015 का पेपर, अगर अब 2023 में। क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा ज्यादा पेपर्स नहीं हुए। जहाँ पे हर साल पेपर होते हैं तो आप एक ट्रेंड समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2012 में पेपर हुआ, वो अवेलेबल है। उसके बाद में 2015 वाला पेपर अवेलेबल है। उसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये पेपर आपको देखना ही चाहिए, ताकि आपको पैटर्न पता चलेगी। क्योंकि कई बार लोग मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि सर, जो एक्ट्स है, क्या हम वो जैसे सपोज करो ईएसआईसी एक्ट है या मैटरनिटी बेनिफिट है, उसके अंदर की हमको क्या सारे क्लोजेज याद करने हैं, सारे सेक्शंस याद करने, सारी सारी धाराएं, सारे प्रोविजंस याद करने हैं। तो उसे मैं बोलता हूँ कि आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिक आइडियाज होना चाहिए सारे एक्ट्स का, कि किसमें कितना पूछा जा रहा है। जैसे सिंपल आपको पता होना चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट में कितने दिन की छुट्टी एक राइट सर, लेडी वर्कर को मिलती है। राइट तो सर। और ज्यादा से ज्यादा कि वो बेनिफिट एक जो है, कब कब क्या क्या चेंज हुआ। मान लो सपोज करो पहले 14 मंथ की मिलती थी, अभी 28 मंथ की मिलती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पर आपको सारी चीजें नहीं पता होना चाहिए कि जैसे कुछ जगह फाइन्स है कि मिनिमम वेजेस आपने नहीं दिया तो कितना फाइन लगेगा, कितनी जेल हो सकती है, इस टाइप की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब बहुत डेप्थ में बच्चे को यूपीएस नहीं जाना हाँ, है, ऊपर हाँ, ऊपर से सब कुछ कवर कर ले, ज्यादा यूपीएस बेटर रहेगा। ये सब चीजें जो है, आप जब अकाउंट्स के बारे में भी पूछते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हमें अकाउंट्स के अंदर सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए क्या, क्या हम किस लेवल का करें। कुछ लोग पूछते हैं कि बीकॉम लेवल का पूछते हैं क्या, सीए लेवल का पूछते हैं। तो वहां पे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो आपको आइडिया लगता है। पर ठीक है, हमारे पास 2 ही पेपर अवेलेबल है। तो अब अगर मार्केट के अंदर टेस्ट सीरीज कोई मिल रही है या मार्केट के अंदर कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो वो भी ट्राई करने चाहिए। सर ईओए के पेपर हमें गाइड कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए? 2021 में पेपर हुआ था, 2017 में हाँ, पेपर हुआ था। क्योंकि सेम एग्जाम के लिए बेसिकली सिलेबस सेम है और डिपार्टमेंट सेम है, तो मेंटेलिटी वही रहती है कि
सेम टाइप का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जो काफी ना बच्चे ये सोचते हैं कि हमें ना पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, अगर सिलेबस कवर्ड है तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म होगा, लेकिन वो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए? तो जैसे मैंने बोला कि इस एग्जाम के लिए ज्यादातर हमारे पास ज्यादा पुराने पेपर्स भी नहीं है, और हमें जो प्रैक्टिस करनी है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, अगर जैसे मान लो आप अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चंस आप खुद से कितने कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आपका फोटे नहीं है, आपने उसमें ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको नहीं पता है। तो उस केस में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो इस चीज में हेल्प कर सकती है कि वो आपको नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही है, वहां पे आप जो है नए नए फॉर्मूला सीख के आप उस एरिया को मास्टर कर सकते हैं। तो लेबर लॉज के अंदर भी ऐसा ही है कि डिफरेंट टाइप के लेबर लॉज है, वहां आप सारे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप जब 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 मुझे टेस्ट सीरीज से हमेशा फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के अंदर मेंस में भी टेस्ट सीरीज हमेशा की है और प्रीलिम्स में भी की है। तो काफी सिलेबस जो है मुझे नहीं पता होता है कि इस टाइप का करंट अफेयर्स मार्केट में चल रहा है, लेकिन जब मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ तो उस टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू वो मुझे चीजें याद हो जाती है, और उसके रिवर्स बाद इंजीनियरिंग में एक जब तरह मैं से। उसके सॉल्यूशंस पढ़ता हूँ तो मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चंस को किस टाइप से घुमाया जा सकता है, किस टाइप से पूछा जा सकता है, वो आपको बुक पढ़ने से नहीं पता चलेगा, या वो आपको नोट्स पढ़ने से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तब एक क्वेश्चन बनाने वाले का माइंडसेट बहुत तेज होता है, तो उसको आप पढ़ पाएंगे। राइट सर, राइट, तो थैंक टेस्ट यू। सीरीज करना चाहिए। अगर आपको क्योंकि हमारे टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने केवल जनरल टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी के लिए आती थी वही की थी। अगर इस टाइप की कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो जरूर करनी चाहिए। राइट सर। सर अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा सर यूपीएससी में फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन? मुझे बहुत चीजें तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने 5-6 साल से इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन हाँ इंटरव्यू के अंदर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं काफी इस बार, लेकिन हमने जो अभी ईओ एओ का एग्जाम हुआ था उसके हमने इंटरव्यूज कंडक्ट कराए थे, और मेरे साथ मेरे कुछ इंस्पेक्टर्स भी थे, हम लोगों ने मिलकर इंटरव्यू कंडक्ट किए, और लगभग 250 लोगों के हमने इंटरव्यूज किए थे, उसमें से 60+ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। ओ तो ग्रेट। वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमें है कि किस टाइप से इंटरव्यू ईओ एओ के होते हैं। हमारे टाइम पे जब हम लोगों ने काफी सोचा था कि काफी डीप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जनरली वो आपको आपका विलिंगनेस देखते हैं कि आप जो है कितने इच्छुक है इस जॉब में आने के लिए, आप पब्लिक सर्विस कितना करने के लिए ओरिएंटेड है। अगर आप पावर, पैसा, मनी, इन सब चीजों के लिए ही आना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो आप कैसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो चीजों को ज्यादा जज किया जाता है, आपकी नॉलेज को ज्यादा जज नहीं किया जाता है। लेकिन ठीक है, फिर भी चूंकि आप ईपीएफओ से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ईपीएफओ के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, आपको लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए, आपको सोशल सिक्योरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ लोगों को जैसे पूछा गया कि ईपीएफओ के अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है लेबर मिनिस्ट्री में, तो लोग नहीं बता पाए, जबकि हमारे पास ईएसआईसी हमारा ईएसआईसी, यस सर। तो ऐसी चीजें आप जब यूपीएससी की जब आप, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारे टाइम पे लोगों को एग्जाम के बारे में ज्यादा प्रिपरेशन पता नहीं था पहले से, इसलिए लोगों ने केवल केवल यूपीएससी की नॉलेज के बेसिस पे भी ये एग्जाम निकाला है। तो उन लोगों ने ईपीएफओ के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, सोशल सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ा, वहां जाके उनको इंटरव्यू में नुकसान हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में जब आपको डीप पूछा गया तो आप ये सब चीजें नहीं बता पाए। और उसके बाद में जिन लोगों ने ईपीएफओ के लिए भी प्रिपरेशन की थी, जो ये लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, उन लोगों को एडवांटेज मिल गया। राइट सर, राइट। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा कि देखो ना, जनरली बच्चा अपने शेल से निकलता नहीं है, वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो उसी को टारगेट करने की सोचता रहता है, और फिर जब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको लगता है कि क्या करूं, मतलब अपना प्लान चेंज करूं या नहीं करूं। तो किस तरीके से बच्चा खुद को मोटिवेट करके रखे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, जो कि उसको बहुत अच्छी जॉब देने वाला है लेकिन उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हाँ, कैसे वो अपने शेल से निकले? मोटिवेशन फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पर? तो देखो मैं इसके लिए मतलब काफी परफेक्ट एग्जांपल हूँ, और बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने जैसे मैंने ये एक्सीडेंटली एग्जाम का फॉर्म फिल किया था। मैंने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की कुछ मेरे को जॉब करनी है। मैंने उससे पहले यूपीएससी के दिए थे एग्जाम, और केवल स्टेट पीएससी के दिए थे, जिसमें एमपीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान के एग्जाम्स उस टाइम पे नहीं होते थे, पर जैसे मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने ये एग्जाम का फॉर्म भी फिल किया लेकिन दिया नहीं एग्जाम, या कुछ लोगों ने जो है दूसरे एग्जाम्स जो हो सकते थे क्लियर, वो क्लियर करके, जैसे नाबार्ड वगैरह का क्लियर किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम केवल यूपीएससी करेंगे। वहां पे आज भी ये ऑप्शन है कि उनके पूरे अटेम्प्ट्स फिनिश हो गए, उसके बाद में भी उनके पास आज जॉब नहीं है हाथ में, तो वहां पे जाके उनको गिल्ट फील होती है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो एग्जाम है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी था कि हम यूपीएससी के साइकिल में जो फंसे हुए थे कि आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इतने में इंटरव्यू आ जाता है, या फिर आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर से आप दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सेम चीजों को बार बार पढ़े जा रहे हो लेकिन आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो वहां से ये एकदम गेटवे था कि आपने केवल प्रीलिम्स दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप इसको इस टाइप से भी दे सकते हैं कि मुझे ये एग्जाम जो है मुझे पब्लिक सर्विस के हिसाब से देना है, या मुझे अपनी जो है ग्रुप ए ऑफिसर बनना है। तो इस टाइप का कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है कि बाद में मुझे ये जॉब सूट नहीं हो रहा है, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कभी भी कर सकते हैं, अपने साथ में भी कर सकते हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, अब ना हम बच्चों के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे काफी हैं और उनके भी कुछ बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कुछ पोल आप लोगों से करवाना चाहूंगा, पहले आप उसमें पार्टिसिपेट कर लें, फिर मैं आपके क्वेश्चन जो है शैलेंद्र सर के सामने रखता हूँ, ठीक है। तो पहला पोल आप लोगों के सामने आ रहा है कि हाउ वुड यू रेट द करंट मास्टर क्लास विद दी शैलेंद्र सर। तो प्लीज एक बार बताइए कि कैसा लगा आपको ये मास्टर क्लास शैलेंद्र जैन सर के साथ। गुड, एवरेज। आप लोग प्लीज सिंसियर अपना ओपिनियन दीजिएगा, और अभी आपके डाउट भी हम लेंगे, तो और भी मजेदार सेशन होने वाला है। तो काफी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम एक और पोल करवा लेते हैं। और दोस्तों वो पोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसके बारे में हमें पता लगेगा कि आप लोग किस तरह के सेशन हमसे चाहते हैं। विच टाइप ऑफ सेशन आर यू मोर इम्पोर्टेंट, यू फील मोर इम्पोर्टेंट इन योर एपीएफसी प्रिपरेशन, गाइडेंस रिलेटेड सेशन या फिर कंटेंट रिलेटेड सेशंस। कैसे सेशंस को आप अप्रिशिएट करेंगे कि आपके लिए आए, एडुटेप कोशिश करे कि आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आए हम। तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि गाइडेंस रिलेटेड सेशन चाहिए, ओके। एंड कुछ बच्चे कंटेंट पे भी जा रहे हैं, 50-50 का रेशियो है, ओके। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों की तरफ से। एक और पोल मैं करवाऊंगा आपसे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों का एपीएफसी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा फियर क्या है। अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी या जर्नल इंग्लिश, या फिर जीएस के कंपोनेंट्स, या फिर सारे ही पेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के। तो काफी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट फियर पॉइंट होते हैं कि कुछ में वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ में वो वीक होते हैं। अगेन मेरा पर्पस क्या है इस पोल को करवाने का, कि एक आइडिया मिले कि बच्चों की वीकनेस क्या है, ताकि हम उसके लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ को अपनी एक बहुत बड़ी मुश्किल मानते हैं। थैंक यू। एंड एक लास्ट पोल और आप लोगों से चाहूंगा बस, कि आप लोगों का इस टाइम पर मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। हैव यू परचेज्ड एनी कोर्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपने एडुटेप का लिया है तो आप यस कर दीजिए, अगर आपने अदर देन एडुटेप लिया है तो भी आप मैसेज दे सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि नहीं अभी मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करूंगा, तो भी आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि नहीं अभी कोर्स नहीं ले रहा, नोटिफिकेशन आने के बाद में कोर्स परचेज करूंगा, तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ओके। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। आई होप इस सेशन के बाद उनको लगेगा कि नहीं, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शैलेंद्र सर ने क्लियर मैसेज दिया है कि ज्यादा वेट नहीं करनी, अगर टाइम है तो प्रिपेयर करना शुरू करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी पोल। आप लोग अपने हैंड रेस कर दीजिए, ताकि वन बाय वन मैं आप लोगों के जो डाउट हैं वो सर से पूछूंगा। एंड दोस्तों प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़े जो अपने डाउट्स हैं वो स्पेसिफिक रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुकृति का डाउट हम ले लेते हैं, शैलेंद्र सर। हेलो सुकृति। सुकृति आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो सुकृति आप ईयरफोन हटा दीजिए, कई बार ईयरफोन की वजह से प्रॉब्लम होती है। आपकी आवाज सुकृति नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं चैट बॉक्स भी ओपन करता हूँ। आप लोग एक काम करिए, आप चैट बॉक्स में अपने जो मैसेज है वो लिखना शुरू कर दीजिए, और मैं चैट बॉक्स से आपके जो डाउट है वो ले लूंगा और शैलेंद्र सर से पूछ लूंगा, ठीक है। हम किसी और बच्चे का भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। अ, संतोष कुमार, संतोष क्या डाउट है हमारा। हेलो, हेलो संतोष, गुड बताइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। संतोष क्या डाउट है आपका। सर मुझे जानना है कि जैसे कि यूपीएससी में हमें 9 अटेम्प्ट या ऐसे समथिंग में मिलता है ना सर। हाँ जी। तो जैसे कि 9 अटेम्प्ट है और ये भी फॉर्म जो है यूपीएससी के थ्रू ही वैकेंसी जाती है हमारी, हाँ जी। तो ये काउंटेबल होगा या मतलब उसमें मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। शैलेंद्र वैसे तो ये हाँ काउंट नहीं होंगे, है ना शैलेंद्र सर, ये काउंट नहीं हाँ होते हैं। हाँ, ये जितने भी आप एग्जाम्स डिफरेंट देते हैं सिविल सर्विसेज के अलावा, वो सारे काउंट नहीं होते हैं। आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देते हैं, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देते हैं, वो सब इसमें काउंट नहीं होते हैं। संतोष सर यानी कि क्लियर है। 9 अटेम्प्ट हमारे सेफ रहेंगे। हाँ, वो 9 अटेम्प्ट सेफ है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं।
तो आप सिविल सर्विसेज का जब एग्जाम देते हैं आईएएस के लिए, वो उसके लिए आपको जो 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं या जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको जो अटेम्प्ट्स मिलते हैं वो आपके उसी एग्जाम में काउंट होते हैं, उसके अलावा दूसरे एग्जाम में काउंट नहीं होता। ओके संतोष। थैंक यू सर। ओके सर, सुकृति का डाउट ये था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कितना इम्पैक्ट है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस में। हाँ, तो बेसिकली डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है उसका रोल आज नहीं है, उससे पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। 10 साल पहले जब होता था तो उस टाइम पे इस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादातर लॉयर्स को या अकाउंट्स सीए जो होते हैं उनको ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे डिपार्टमेंट जो है कोर वर्क के अंदर ही बिलीव करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जर्नलिस्ट प्रोफाइल को देखा गया कि सब लोग मैनेजमेंट का कार्य करते हैं तो काफी अच्छा करते हैं। तो उसके बाद में से ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है मतलब मैंडेटरी से हटके डिजायरेबल हो गई है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यूज के अंदर बेनिफिट मिल सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है अगर कंप्लायंस से रिलेटेड, पर इसका मार्क्स जो है कहीं पे भी ऐसे डिफाइन नहीं है कि आपको इसकी वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। केवल ये आपके एक्सपीरियंस को एनरिच कर सकता है। तो जैसे आपने सपोज करो अकाउंट्स पढ़ा हुआ है या कोई सीए है, तो उसको अकाउंट्स के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में क्लियर करता है तो उसको वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अगर वो वहां पे भी उन एग्जाम्स को उन क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करता तो उससे कोई एडवांटेज नहीं है। आई होप सुकृति आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू शैलेंद्र सर फॉर रिप्लाइंग। सर एक क्वेश्चन है राजेश का कि इंटरव्यू का मीडियम क्या रहता है। इंटरव्यू जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे हम लोग दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप। उसमें वहाँ पे आपको इंटरव्यू का मीडियम जनरली पूछा नहीं जाता है, तो आप कॉमन लैंग्वेज में आप वहाँ से बात कर सकते हैं। अगर आपने आपने सबसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट किया है और वो लोग आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने लग जाए तो आप इंग्लिश में जवाब देते रहिए। आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कीजिए। ठीक सर, एक प्रजक्ता यादव का डाउट है कि डू वी गेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो फिजिकली वनरेबल या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो। एक्चुअली डिपार्टमेंट जो है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देता है, जो आपको सैलरी का पार्ट होता है। तो वहां से फिर आप अपने हिसाब से कोई भी फैसिलिटी आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप रेगुलर कैब हायर करना चाहते हैं अपने लिए या बस वगैरह से आना चाहते हैं, वो सब कोई वो आपकी अपनी पर्सनल चीज है। किसी भी डिपार्टमेंट में ये मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप की कोई फैसिलिटी दी जाती है। ओके सर, एक क्वेश्चन और एक प्रेरणा शर्मा पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए या फिर हमें कोई और टेक्स्ट बुक भी पढ़नी चाहिए। इसमें किसी भी टेक्स्ट को आप सफिशिएंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो आप अगर आपका अपना लिमिट है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम काफी है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में आप जनरल अवेयरनेस वाली जो जीएस वाली वो है, आपको किसी कोचिंग के नोट्स उठाने हैं वो उठाइए। उसके अलावा आप जो है न्यूज चैनल देखिए या आप न्यूज़पेपर पढ़िए। तो इस टाइप से आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आपके पास स्कोप होता है। लेकिन हाँ ठीक है, यूपीएससी में भी जब हम कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो हम एनसीईआरटी को बेसिक मानते हैं, तो एनसीईआरटी तो हम पढ़ते ही हैं। ऐसे ही अकाउंट्स में जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ईजी लगा। 11th-12th की एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ी तो मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए। तो आपका अपना लिमिट है, क्योंकि अगर मेरे पास काफी टाइम होता है या मुझे लगता है कि इसी एग्जाम के लिए मुझे बार बार प्रिपरेशन करनी है, ये एग्जाम मेरा मेन पर्पस है, तो फिर मैं अकाउंट्स में और आगे भी बढ़ता। सर एक डाउट है शिवम पांडे का कि आपने 2 बार बोला कि ईपीएफओ अनऑर्गेनाइज्ड है। वो मतलब पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब। ऑर्गेनाइज सर्विस के अंदर जो है काफी रूल्स जो है वो फिक्स होते हैं कि आपका जैसे आपका प्रमोशन है वो आपको 4 साल में प्रमोशन होना है तो होना ही है। आपको 4 साल के बाद में आप मान लो सबको रीजनल पीए कमिश्नर बनने हैं तो आप बन जाएंगे, चाहे वहां पे वैकेंसीज हो या नहीं हो। ठीक है, ओके अगर वैकेंसी होगी तो आपको कोई उससे रिलेटेड वर्क दे दिया जाएगा, नहीं तो आपकी पोस्ट तो फिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज सर्विस में क्या होता है कि काफी अलग अलग चीजें भी होती है, लेकिन मैं मेनली प्रमोशन से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे सपोज अभी मेरा बेच 160 का है और हमें 6 साल हो गए, तो 4 साल बाद में हम एक सीनियर टाइम स्केल के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में 5 साल बाद में हम जो है टोटल सर्विस के 5 साल बाद में हम रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हमारे बेच में अभी जो है 89 लोगों का प्रमोशन हुआ था, कल ही 3 लोगों का और प्रमोशन हुआ है, तो टोटल 92 लोगों का प्रमोशन हुआ है। बाकी जो लोग हैं अभी वेटिंग में, क्योंकि 92 सीट्स अवेलेबल थी तो इतनों का हुआ। अब जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों का धीरे धीरे प्रमोशन होगा। तो अनऑर्गेनाइज सर्विस में इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है सर, कुछ बच्चों के ना क्वेश्चंस हैं कि एक एपीएफसी के पेपर में हमें आइडियली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब आई होप कि इसका आंसर तो कोई डेफिनेट नहीं होता है। हाँ, इसका कोई आंसर डेफिनेट नहीं है। यूपीएससी में भी जैसे आप प्रीलिम्स के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि
हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम 75 जो करते हैं स्टार्टिंग में वो ठीक होते हैं, तो वो 75 भी अटेम्प्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जो है ज्यादातर देखे हुए क्वेश्चंस है या टॉपिक है, हम उनको किसी को भी मिस नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है कई बार ठीक भी हो जाते हैं, तो वो लोग पूरे 100 भी करते हैं, 90 भी करते हैं। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, इसमें कोई एक फिक्स डेफिनेट आंसर नहीं है। एंड सर एक क्वेश्चन और था कि इंटरव्यू के लिए कितना टाइम मिलता है आफ्टर द रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट? लगभग आपको 1 महीने का टाइम तो मिलता ही है। उसके अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि चाहे वो आईएएस का हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस का हो, वो हमेशा सफिशिएंट टाइम देते हैं। ग्रेट सर, मैं कुछ और डाउट ले लेता हूँ बच्चों के। श्रेया जैन, आपका डाउट क्या है? आपने हैंड रेज कर रखा है। श्रेया, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, हेलो। हाँ श्रेया, पूछिए क्या डाउट है आपका? हाँ सर, मेरे को यही पूछना था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। आई होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा अब, है ना? हाँ जी सर, हाँ ग्रेट जी सर। ग्रेट। हम आनंद से पूछते हैं। आनंद, क्या डाउट है आपका? सर एज लिमिट का कितना होगा, इस पर कुछ आइडिया हो तो? आप दोबारा पूछिए एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। एज लिमिट सर, एज लिमिट वगैरह, जैसे Okay. लास्ट टाइम और इस टाइम में क्या है ना, कोई डिफरेंस होगा सर? ठीक है सर। एज लिमिट में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था वही सेम रहेगा मोस्टली। ग्रेट। लास्ट सर टाइम सर 35 था शायद। हाँ, फॉर द जनरल कैटेगरी इट वाज 35, फॉर ओबीसी 38 एंड एससी एसटी के लिए 40 था, और शायद वही रहेगा इस बार भी। चलो चलो, ग्रेट सर, ग्रेट। ओके थैंक यू। ओके ओके। नेहा, क्या डाउट है आपका? हेलो। ओके, भावेश आप अनम्यूट करिए एक बार। हेलो हेलो भावेश। नेहा आप बताइए। हेलो सर। हेलो। हाँ नेहा हाँ बताइए। जी सर, मैं ले लूँ डाउट? हाँ बताइए प्लीज डाउट अपना। सर मुझे शैलेंद्र सर से पूछना था, जैसे सर यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो सर करंट अफेयर और जनरल मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज सर ने कहाँ से प्रिपरेशन करी, मतलब क्या टारगेट रहता है करंट अफेयर्स की, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके शैलेंद्र सर प्लीज। देखिए, जब यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर करंट अफेयर्स जो है बहुत अनलिमिटेड टाइप का होता है। तो मैं उस टाइम पे, जैसे मैंने 3 साल प्रिपरेशन की, तो मैं न्यूज़पेपर्स जो है, जैसे मैं 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उससे काफी चीजें मिलती थी। तो उस टाइम पे आपका मिक्स प्रिपरेशन होता है कि आपको प्रीलिम्स के साथ भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो आप मेंस के लिए एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं, ओपिनियन वाले पेज भी आप पढ़ते हैं, और बाकी हम जो है न्यूज समरीज देखते थे। जैसे ये फालतू की न्यूज जो होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो उस पर हम फोकस नहीं करते थे। लेकिन जैसे राज्यसभा चैनल था, उस पे हम न्यूज सुनते थे काफी, वहां पे एनालिसिस भी होता था। डीडी न्यूज पे हम समरी देखते थे, एआईआर पे भी कभी न्यूज देखते थे। तो इस टाइप की चीजें होती है, ये तो बेसिक न्यूज के लिए होता है। और इसके अलावा कुछ कोचिंग्स और कुछ मैगजीन्स आती है, वो आपको मंथली समरी देती है करंट अफेयर्स की, तो वो आप पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते थे। तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है, आप धीरे धीरे जो है उस चीज में मेच्योर होने लगते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको कहाँ का मटेरियल आपको फायदा लग रहा है। ठीक है ओके नेहा, सर, आई होप थैंक आपको यू। अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन बेसिकली अगर सर ने जो बोला है मैं उसको समराइज करूं, हाँ जी। तो आपको पहले पीवाईक्यू से एनालाइज करना चाहिए पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस यस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। एम आई राइट शैलेंद्र सर? हाँ हाँ, हमेशा कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप करो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से आते हैं। ये सब चीजें देखना जरूरी, क्योंकि हो सकता है कि आप करंट अफेयर्स के अंदर न्यूज पढ़ने में, न्यूज देखने में, इन सब चीजों में टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, जबकि वहां पे फिक्स जो सिलेबस है उससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हो। तो इसलिए हमेशा किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो उसके क्वेश्चंस पेपर बार बार देखने पड़ते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर है, वो एक बार देखने से भी नहीं होगा, वो आपके पास हमेशा प्रिंटेड पोजीशन में रहने चाहिए ताकि आप पलट के देख पाओ। और आपको एक उसका समरी भी बना लेना चाहिए कि इस साल में उस पेपर पे ही आप लिख लो कि ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी से इतने क्वेश्चंस आए थे। तो आप लगभग आइडिया ले लोगे कि हर साल जो है पॉलिटी से लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, या 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम भी डिवाइड करवाएंगे कि मुझे जो भी बुक्स पढ़नी है पॉलिटी के लिए या ज्योग्राफी के लिए, उस पर कितना फोकस करना है। राइट। सर एक डाउट और था बताइए सर, नेहा। तो ये एग्जाम होता है सर, ये हर 5 साल बाद ही होता है मतलब बेसिकली, या फिर इसके नोटिफिकेशन अपने आप मतलब 2 साल के अंदर भी आ जाते हैं? जैसे आपने बताया लास्ट ईयर ये 2016 में हुआ था, शैलेंद्र सर ने बताया, तो अभी लास्ट ईयर भी इसका नोटिफिकेशन आया था, मेरे ख्याल से अब आने भी वाला है, कुछ एस्पिरेंट्स कह भी नेहा, रहे हैं। लास्ट टाइम ये ईओ का नोटिफिकेशन आया था, एपीएफसी का नोटिफिकेशन 2012 के बाद 2015 में, और 2015 के बाद अभी तक नहीं आया है फिर।
ओके सर, ओके ठीक है। नेहा डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सर्विस का सबसे मेन डिफरेंस यही है, क्योंकि हमारे टाइमली प्रमोशन नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे अभी कुछ कुछ पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का जब रीजनल पीएफ कमिश्नर में ट्रांसफर हो प्रमोशन हो जाएगा तो सीट्स और खाली हो जाएगी। तो हमेशा ये रहता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसी हिसाब से एग्जाम निकलता है। तो जैसे मान लो अभी 150 सीट्स है या 200 सीट्स है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि एक ही बार में एग्जाम निकाल दें। तो वो हर साल 50-50 सीटों का एग्जाम निकालने की जगह एक साथ 200 सीट का एग्जाम निकाल देता है। तो राइट इसीलिए इसको काफी टाइम लग जाता है एग्जाम को। राइट सर एक भविष का डाउट और ले लेते हैं, फिर बाकी डाउट जो है वो जनरल डाउट्स आ रहे हैं, मतलब वो मैं हम कमेंट सेक्शन में जाके उसको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन एक डाउट और ले लेते हैं भविष का। हाँ भविष बताइए। हाँ सर, हिंदी मीडियम से कोई तैयारी कर सकते हैं? हाँ, इस एग्जाम में कोई फिक्स लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट नहीं है, हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। सर मैं ना यहाँ पे आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा जो लगभग सभी बच्चे पूछना भी चाहते हैं। एक तो ये कि सर वर्किंग एस्पिरेंट के लिए क्या तरीका रहना चाहिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो वर्किंग स्टूडेंट्स को जैसे अब में काफी काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते। मान लो आपको लगता है कि मुझे अकाउंटेंसी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आप वर्किंग, आपके पास टाइम कम है तो आप उसको थोड़ा स्किप कर दें। लेकिन लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक बार भी सिलेबस अच्छे से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है आप गलत कर दो, पर यहाँ पे लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये सब जो पार्ट है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि जैसे मुझे रोज के 3 घंटे पढ़ना है, तो 1 घंटा मैं इस पे दूं और 2 घंटे बाकी करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज पे भी दूं। तो आप उस हिसाब से और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये लेबर लॉज वगैरह जो है ये बार बार इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं आता है। ये एक फिक्स एक्ट्स और कुछ बने हुए हैं, तो उनके नोट्स अगर आप बना लेते हैं या कहीं से ले लेते हैं, उन्हीं नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, तो वो ज्यादा आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ग्रेट सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी हैं सर। जैसे भविष्य ने क्वेश्चन पूछा ना कि हिंदी मीडियम वाले में दे सकते हैं, एक होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है सर, मतलब आपके बैच में थे बच्चे? काफी लोग हैं हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड। और इसमें ऐसा यूपीएससी की किसी भी एग्जाम में ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, किसी के साथ में भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि वो हिंदी का है या इंग्लिश का है। डिपेंड करता है कि लोगों के पास नोट्स किस क्वालिटी के अवेलेबल है, कोचिंग्स किस टाइप की है। तो अगर लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो टॉप भी करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले काफी लोग जो है जैसे यूपीएससी में भी टॉप करते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी टॉप करते हैं। सर हम एक दो डाउट और ले लें क्योंकि काफी बच्चों के हैंड रेज हैं, अगर आप थोड़ा सा परमिट करें मुझे। ओके स्वप्निल, क्या डाउट है आपका? स्वप्निल गड़े। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मेरा प्रॉब्लम ये था, जैसा कुछ मेडिकल वगैरह होता है सर इसमें एग्जाम में? हाँ, मैं इंटरव्यू वगैरह होने के बाद। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में या पोस्टिंग के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में रिक्रूटमेंट के टाइम पे मेडिकल होता ही है। तो वो मेडिकल क्वालिफिकेशन के लिए नहीं होता है, वो मेडिकल जो है आपका बेसिक चीजों के लिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि किसी का आईज से रिलेटेड ज्यादा नहीं है या पीएच कैंडिडेट तो नहीं है, उस टाइप की चीजें चेक की जाती है। हाँ ओके सर। और सर एक क्वेश्चन था, वो डबल डोज जो सब्जेक्ट बताया था ना आपने, कौन सी करता है? सोशल सिक्योरिटी, हायर लेबर लॉ एंड अकाउंटेंसी? नहीं सर, अकाउंटेंसी नहीं, वो कुछ डबल डोज ऐसा कोई सब्जेक्ट था ना, वो उसे वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करे फिर? मैं पूछता हूँ एक बार। सर शैलेंद्र सर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हायर लेबर लॉ है, जो यूनिक कंपोनेंट है, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, शायद ये अप्रोच ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे टाइम पे ये सब चीजें जो है एक फिक्स फॉर्मेट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोगों ने तो उस टाइम पे गूगल पे सर्च करके नोट्स वगैरह बनाए थे। तो ये अप्रोच तो बेसिक अप्रोच है ही। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं तो आप उसको भी ले लीजिए, तो ताकि जो लोग वो नोट्स पढ़ रहे हैं कम से कम आप उनसे भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन और बच्चों को काफी गाइडेंस देने के लिए। और मुझे पता है कि बच्चों के काफी क्वेश्चंस भी होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि वो जब ये वीडियो आएगी तो उसके कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप जो है बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो अपन ने डिस्कस किया उससे अलावा कोई अगर कोई इंपोर्टेंट, हाँ, जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो मैं अगेन चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ,
आप एक बार चैट बॉक्स में बता दो। देखो सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, ये तो हम आपको अपने सेशन में बताते रहते हैं। लेकिन कोई और अगर डाउट है आप लोगों का कि सर एक डाउट है राजेश का कि एनी प्रेफरेंस फ्रॉम आर्म्ड फोर्स मेंबर्स? ये तो एग्जाम के नोटिफिकेशन में आता है, तो आप 2014 वाला नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ओके सर, क्वार्टर मिलता है क्या? ये पायल का डाउट है। क्वार्टर मोस्टली सिटीज के अंदर होता है, जहाँ पे पर बस ये है कि जैसे दिल्ली है सपोज, तो दिल्ली के अंदर इतने ऑफिसर्स है, इतने ऑफिसेज है, तो आपको मिलना जरूरी नहीं है। जैसे जयपुर में यहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे इतने ऑफिसर्स नहीं है, क्वार्टर्स ज्यादा है। तो इस टाइप के ऑप्शंस अलग अलग सिटी में वेरी करता है। और सर एक डाउट है अगर संजीव, अगर अगर क्वार्टर होगा तो मिलेगा जरूर। सर एक डाउट है संजीवा का कि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलता है? मोस्टली जो भी सभी एग्जाम्स में मिलता है, जैसे अभी ईपीएफओ ईओ का एग्जाम था, लेकिन वो इसकी कोविड की वजह से बार बार पोस्टपोन्ड होता रहा, तो ऐसे उन लोगों को काफी टाइम मिल गया। बाकी रेगुलर जो है, जैसे सिविल्स के अंदर जितना टाइम दिया जाता है, वैसे ही इसमें भी टाइम सफिशिएंट दिया जाता है। सर एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और काफी बच्चों से अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाउ टू बैलेंस यूपीएससी एंड एपीएफसी प्रिपरेशन, अगर दोनों एग्जाम साथ में चल रहे हैं तो। हाँ, तो यहाँ पे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये एडवांटेज है कि उनको करंट अफेयर्स और जीएस उनकी प्रिपेयर हो रही है, उन्हें केवल एक्स्ट्रा एक लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटेंसी पढ़ना है। तो आप बेसिकली इस टाइप से कर सकते हैं कि आपके पास अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, अभी आप मान सकते हैं कि टोटल एग्जाम मान लो अभी अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है 1-2 महीने में, कभी भी आ जाता है, तो भी आपको 6 महीने का टाइम या 4 महीने का टाइम तो आपको मिलना ही है। तो आप अपना आगे के 6 महीने का गोल बनाते हुए उसको इस टाइप से कर सकते हैं कि मैं रोज का 1 घंटा भी अगर इसको दूंगा तो सफिशिएंट है। 1 घंटे में आप काफी नोट्स भी बना सकते हैं और काफी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस कॉमन है, उसके बाद में आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बच जाता कि आपको बहुत ज्यादा चारों तरफ से पढ़ना है। अगर आपके पास एक बार नोट्स बन जाते हैं या आपको बनने में नोट्स मिल जाते हैं, तो उसको आप 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप 1-2 घंटा भी रोज पढ़ेंगे तो। राइट सर। सर एक डाउट है निखिल का कि व्हीकल फैसिलिटी है सर? व्हीकल फैसिलिटी क्या होती है? जैसे मतलब ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की आपको गाड़ी वगैरह मिलेगी, व्हीकल मिलेगा? बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे जो है, ऑफिस के अंदर आपके ऑफिस एक ऑफिस व्हीकल होता है। तो जब भी आप फील्ड के कुछ काम के लिए जाते हैं तो आप वो ऑफिस व्हीकल ले जा सकते हैं। आपको ट्रेनिंग में जाना है, आपको कंपनीज में जाना है, आपको कोई कैंप लगाने के लिए जाना है, तो आप ऑफिस व्हीकल को यूज कर सकते हैं। अगर ऑफिस में व्हीकल ज्यादा लोगों के लिए यूज होनी है तो आप ऑफिस जो है आपको हायर करके भी व्हीकल देगा। पर्सनल व्हीकल आजकल सभी डिपार्टमेंट में वैसे बंद हो गया है, लेकिन आप जब रीजनल कमिश्नर 1 बनते हैं तब आप ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, तो आपको ऑफिस व्हीकल मिलता है। वहां पे आपको ऑफिस व्हीकल मिलना स्टार्ट होता है, जो आपको घर पे ड्रॉप करना और रिसीव करना, और उसके बाद में आपके लिए वो दिन भर इंगेज रहता है। राइट सर। सर एक शिवम का डाउट था कि हम नोट्स कैसे बनाएं और रिवीजन कैसे करें, मतलब ये बहुत ही प्रिपरेशन बाकी एग्जाम, स्पेसिफिक डाउट है। हाँ जैसे बाकी एग्जाम में करते हैं उसी टाइप से। तो आप जो है इसमें अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते ही हैं, जो वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे भी चूंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसलिए आपको जो है डिटेल्ड पैराग्राफ वाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा, जैसे आपने ईपीएफ एक्ट उठाया, ईपीएफ एक्ट उठा के उसकी समरी आप पढ़ो, या आप उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ो, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, विकिपीडिया या किसी कोचिंग के नोट्स में या किसी के वीडियोस में भी आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप की पॉइंट्स केवल लिखते जाइए। तो आप ईपीएफ एक्ट से रिलेटेड 5-6 पेज आप भर सकते हैं, एक्ट प्लस दोनों तीनों चारों स्कीम्स के बारे में। उसके बाद में आप ईएसआईसी पे चले जाइए, उसके बाद में मिनिमम वेजेस पे चले जाइए, ऐसा करके आपके पास मुश्किल से 40-50 पेजेस के नोट्स होंगे, वही आपको बार बार रिवाइज करना है। तो इसमें आपको डिटेल्ड क्या होता है, क्या अच्छा नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सब चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। राइट सर। जो फैक्ट्स है आप उनको लिख लीजिए और उनको बार बार याद कर लीजिए। राइट सर। सर एक क्वेश्चन है आशीष का कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोशन एक्सपेक्टेड इन दी कैरियर फॉर एन एपीएफसी ऑफिसर। जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर के बाद में आप रीजनल कमिश्नर 2 बनते हैं, फिर रीजनल कमिश्नर 1 बनते हैं, एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर बनेंगे, एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर एचक्यू बनेंगे। तो 4 प्रमोशंस तो आपके ये फिक्स है। सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बनना या नहीं बनना एक डिपार्टमेंट की पॉलिसी का मैटर होता है, ये कई बार अपॉर्चुनिटी का मैटर होता है। क्योंकि हमारे आज तक जितने भी सीपीएफसी बने उनमें केवल एक ही सीपीएफसी ऐसे थे जो डिपार्टमेंट से प्रमोशन होके बने, बाकी हमेशा आईएएस ही अपॉइंट होते हैं, वो मिनिस्ट्री से अपॉइंट होते हैं। तो आप 4 प्रमोशन मान लीजिए, और उसके बीच में जो है आपका एक सीनियर टाइम स्केल लगता है 4 साल की सर्विस के बाद में, और कुछ साल की सर्विस के बाद में आपका जो है एनएफएसजी लगता है।
सर एक डाउट है अर्शद का कि एपीएफसी में वर्क करते हुए क्या हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं? आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास वर्कलोड कितना है। ऑफिस टाइम के बाद में आप फ्री है, अपनी जो भी प्रिपरेशन आप करना चाहिए आप करना चाहते हो। लेकिन डिपार्टमेंट में सुबह से शाम तक आपको जो कि होता है जनरली कि ऑफिस में आप ऑफिस का ही काम करें, उसके अलावा कुछ नहीं करें, आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। सर एक लास्ट क्वेश्चन और एक मैडम का कि फीमेल कैंडिडेट को सिटीज चूज करने में बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है पोस्टिंग के टाइम पर, ट्रांसफर के टाइम पर? सब चीजें सब्जेक्टिव है बेसिकली। आपका आपका प्रमोशन भी होगा, आपका ट्रांसफर भी होगा, सब कुछ होगा, तो वो रूल्स के हिसाब से ही होता है। लेकिन आप जब रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं आप, तो उस चीज के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो रहता ही है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शैलेंद्र सर फॉर टेकिंग सो मेनी डाउट्स। सर मैं आपसे एक लास्ट मैसेज चाहूंगा हमारे एस्पिरेंट्स के लिए साइन ऑफ करने से पहले, कि आप क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो काफी अच्छा सेशन था, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि नोटिफिकेशन कभी भी आए आप लोग जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये एक अच्छी जॉब फील होती है तो डेफिनेटली ये अच्छी जॉब है। मुझे मतलब काफी अच्छा फील होता है यहाँ पे। लोगों के पास डिफरेंट टाइप के काम हैं और लोगों ने यहाँ से बहुत एक्सेल किया है अपने अपने एरियाज के अंदर। तो एक रेस्पेक्टेबल जॉब है, एक इज्जत वाली जॉब है। काफी फायदे भी है क्योंकि आप जो है डिफरेंट कंपनी से, बिजनेस मॉड्यूल से आप जुड़ते हैं। प्रिपरेशन के बारे में ये बोलूंगा कि आप लोग जो है ये ट्रांसपोर्ट, क्वार्टर्स और ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हुए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर ड्यूटीज भी आपकी होती है, उसके अंदर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसके अंदर एक सैलरीज तो एक डिफाइंड है ही। तो एक सिक्योर जॉब होती है गवर्नमेंट की। और ग्रुप ए ऑफिसर वाली जॉब है, तो इसलिए एक पावर के साथ में एक प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है और रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है। तो आप सेवा की भावना से अगर करना चाहते हैं तो ये काफी जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर नहीं जाते हुए आप जो है प्रिपरेशन कीजिए स्टार्ट, और अपना विजन रखिए कि आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। उसके बाद में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन भी कीजिए। बिल्कुल सर, ये है कि पहले फोकस प्रिपरेशन करो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, ये डाइवर्जन है, ज्यादा बाद में चीजें सब मिल जाएगा। क्योंकि आप जब आईएएस के बारे में सोचते हैं तो आप सिंपल सोचते हैं कि मुझे आईएएस बनना। आप ये नहीं सोचते कि वहां पे मेरा ट्रांसफर कहाँ होगा, मुझे केरला गेटर मिलेगा कि मुझे जम्मू कश्मीर गेटर मिलेगा। राइट आप सब चीज नहीं सोचते, आप यही सोचते हो कि मुझे आईएएस बनना है। राइट सर। तो इस बारे में भी आप यही सोचिए कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। और डेफिनेटली दुनिया नहीं जानती है, लेकिन अगर सिविल सर्विसेज की लिस्ट में जाना अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टॉप 5 सर्विसेज के अंदर आएगी। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर फॉर टेकिंग सो मेनी क्वेरीज एंड टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। और आई होप कि बच्चों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत तरीके से हर चीज बताई है। हाँ, एंड दोस्तों आप इनके फीडबैक भी मुझसे शेयर कीजिएगा। पक्का सर पक्का। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जो फीडबैक हैं वो hello@edutap.co.in पर हमें भेज सकते हैं, और मैं आपके साथ जो ईमेल आईडी है वो शेयर कर रहा हूँ इन दी चैट बॉक्स। अच्छा, और एक मृत्युंजय तिवारी जी जो है बहुत देर से हाथ हिला रहे, बहुत मैं उनको सर मैं पूछ लेता हूँ एक बार उनसे, उनका हाँ। डाउट पूछ लेता हूँ, ठीक है सर? मृत्युंजय तिवारी, मैं एक मिनट उनको सर्च कर। ओके मृत्युंजय, क्या डाउट है आपका? हेलो मृत्युंजय, कैन यू हियर अस? वो अभी तो म्यूट पे है एक बार। हाँ हेलो। हाँ हेलो मृत्युंजय, बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र सर, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। बताएं। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जो हम इसमें जो लेबर लॉज और आईआर के क्वेश्चंस आएंगे, तो सर ये जो ईपीएफओ जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में कराता है। तो क्या सर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मतलब इनकी वेबसाइट्स पे जो जनरल्स होते हैं, कुछ इनके जो जैसे नए नए लेबर लॉज अपडेट होते हैं या नए नए आईआर अपडेट होते हैं, तो क्या हमें उस वेबसाइट से भी कुछ हेल्प मिल सकती है इस एग्जाम के लिए सर? लेबर लॉज आईआर डेफिनेटली आप लोग वो पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं से उनकी समरी भी मिल जाती है तो वो पढ़ सकते हैं। आपको बेयर एक्ट के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एक्ट के अंदर जो है अगर 150 क्लोजेज है तो आप पूरे 150 ही पढ़ेंगे या याद रखेंगे, वैसा नहीं। आपको समरी पता होना चाहिए। और वैसे भी वेबसाइट वगैरह पे जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर हर डीप, क्योंकि इतना डीप जो है वो आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा यूपीएससी से, क्योंकि यूपीएससी नहीं एक्सपेक्ट करती है कि जो एक जनरल अवेयरनेस वाला बच्चा है उसको ईपीएफओ के बारे में भी सब कुछ पता हो। क्योंकि ये चीजें तो ईपीएफओ में जॉब करने के टाइम पे भी हम लोगों को भी पूरी पता नहीं होती, क्योंकि चीजें रोज अपडेट होती रहती है। पर एक जनरल चीजें जो है वो जो आम पब्लिक को पता है उससे ज्यादा एक एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए। तो आप वो देखती रहिए, वहां से आपको एक बेसिक गाइडेंस तो मिल ही जाएगी कि ये चीजें हमको पढ़नी है।
मृत्युंजय क्लियर हो गया आपका डाउट? तो कोई जनरल्स Hello? मतलब अपडेट होते हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पे, कुछ जनरल्स अपडेट होते रहते हैं क्या जो हम पढ़ सकते हैं सर? नहीं, आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहां पे एक डाउनलोड सेक्शन होता है, उसके अंदर काफी जो है हमारी ईपीएफ एक्ट और ये जो है वो सब अपलोडेड है। तो वहाँ पे एफएक्यूज काफी अपलोडेड होते हैं, उससे आपको चीजें पता चलती है। एफएक्यूज पढ़ने से भी आपको कि डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग क्या है, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब चीजें आपको पता चलती है। पर फिर भी मेरा ये रहेगा कि चीजों को हाउ और उन सब चीजों में नहीं जाके क्या है उस पे जाइए। तो क्या है वो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपको ये नहीं पूछेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है पब्लिक में या ईपीएफओ में या गवर्नमेंट सर्विस में। वहां पे यही पूछेगी कि क्या है, प्रोविजंस क्या है, फाइन्स क्या है, पेनल्टीज क्या लगती है, ये सब चीजें बेसिक पूछा जाएगा। तो आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके शैलेंद्र सर, हम एंड करते हैं सेशन को फिर। थैंक और यू। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फीडबैक हैं, जो अपने डाउट हैं, प्लीज एक बार हमें hello@edutap.co.in पर मेल करिए। हम शैलेंद्र के साथ शेयर करेंगे उनको और आप लोगों के डाउट लेंगे। शैलेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में आने के लिए। सभी बच्चों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।